हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर, सेम है आपका फिफ्थ, कोड है आपका 5005, एक्ट आपका ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब से पहले मैं आपके काफ़ी क्वेश्चन डाल चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट में आपको कोड, आपका सैम और आपका एक्ट लिखा मिलेगा। अगर आपका सैम या कोड मैच नहीं करता है, ठीक है, तो आप परेशान ना होना। आपका जो एक्ट है वो ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग होना चाहिए। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे, दो, जो आपके ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग के थे, और प्लेलिस्ट में कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से सेव किए थे। तो कमेंट आ रही थी कि सर वो क्वेश्चंस तो हम पहले कर चुके हैं, प्ले आपने प्लेलिस्ट में से क्यों सेव किया है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मैंने पहले ही बताया था, जो आपके ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग में आएंगे और मैं पहले करा चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन आपके थर्ड सेम से हैं, कुछ क्वेश्चन आपके फिफ्थ सेम से ही हैं, ठीक है। तो जब आप ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग का पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर एग्जामिनर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन जो मैंने वहाँ पे सेव किए हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप उन्हें जाकर देखिएगा, उन्हें छोड़ना मत, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये है बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। क्वेश्चन का जो नाम है, आगे चलते हैं बताते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा 3, अभिवचन की परिभाषा दीजिए। अभिवचन के आधारभूत नियम क्या है, सविस्तार वर्णन कीजिए। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वह है अभिवचन। अभिवचन किसे कहते हैं, तो इसे हम आराम से और प्यार से अच्छे से समझेंगे। चलते हैं नीचे, स्क्रॉल करते हैं इसे। देखो, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैंने आज पहली वीडियो बनाई है इस पे। अगर कोई कहीं कमी हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं उन चीज़ों को सुधारने का प्रयास करूँगा, और हो सकता है मैं आने वाले समय में और नई नई चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। तो बताना। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा अभिवचन। अब बात करते हैं अभिवचन होता क्या है। अक्सर हम आपको पढ़ाते हैं कि दो पक्ष होते हैं, ए पक्ष और एक होता है बी पक्ष, ठीक है। एक होता है हमारा वादी, और एक होता है हमारा प्रतिवादी, ठीक है। अब बात क्या करते हैं, वादी जब प्रतिवादी के ऊपर कोई केस सूट करता है या केस फाइल करता है, यानी केस डालता है प्रतिवादी के ऊपर, तो वो क्या करता है, एक वाद पत्र लिखता है। वाद पत्र में जो वो लिखता है उसी को अभिवचन कहते हैं, ठीक है। जो लिखता है वाद पत्र में, जो अपना वर्णन करता है, उसी को अभिवचन कहते हैं। अब से पहले भी समझाया था, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और आपने ये सीपीसी में भी पढ़ा होगा। तो बस मात्र आपको क्या है, रिवीजन करना बाकी है। आगे चलते हैं। तो अभिवचन की परिभाषा यहां से हम देखते हैं। अभिवचन वे लिखित कथन होते हैं जो किसी बात या कार्रवाई के दौरान प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया है, जब कोई वादी कोई बात लेकर न्यायालय में जाता है तो उसमें क्या क्या लिखा जाता है, जो वहां पर पेश करता है, ठीक है। उनमें वे सभी तथ्य दिए जाते हैं जो बाद की सुनवाई के समय उठाए जाते हैं। इसमें पक्ष उन सभी विवरणों को प्रस्तुत करता है जिनको विरोधी पक्ष जानना आवश्यक है, या विरोधी पक्ष को, यहां पर इसे को कर लेना, को जानना आवश्यक है, ताकि वह उसके उत्तर देने के लिए अपने मामले में तैयार रहे। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात क्या बोली है, जब वादी कोई बात डालेगा किसके ऊपर, प्रतिवादी के ऊपर, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है, जो वो अभिवचन करेगा, ऐसे अभिवचन करेगा जिसके प्रतिवाद पत्र में
उन्हें समझकर जिसके ऊपर बात गिरा है प्रतिवादी उनका जवाब दे सके। ठीक है, अगर आप उसमें कोई मिथ्या घटना लिख रहे हो या कोई झूठ बातें लिख रहे हो तो प्रतिवादी उनका जवाब कैसे देगा। ठीक है, तो घटना ऐसी हो, अब के अभिवचन ऐसे हो जो प्रतिवादी से संबंध रखते हो और वो प्रतिवादी उनका जवाब दे सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिवचन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये अभिवचन की जो प्रमुख विशेषताएं उसे देखते हैं। पीसी पीसी मोघा के अनुसार, ये एक बहुत बड़े राइटर थे। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, जब एग्जामिनर आपको कोई क्वेश्चन दे तो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आपको किस पर ध्यान देना है? अपनी डेफिनेशन पे। ठीक है, डेफिनेशन पे, अपनी राइटिंग पे, ब्लैक एंड ब्लू पेन पे। ठीक है, इन सभी पे, और सबसे ज़्यादा हमें महत्वपूर्ण केसों पे। अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं तो हमारे अच्छे नंबर आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है उसे अच्छे से याद करेंगे। तो डेफिनेशन है, अभिवचन ऐसे कथन होते हैं जो किसी मामले के प्रत्येक पक्ष द्वारा लिखे तथा तैयार किए जाते हैं। इनमें इस बात का कथन किया जाता है कि परीक्षण में उसका क्या अभिकथन होगा और उसमें ऐसे सब बातों का विवरण रहेगा जो दूसरे पक्ष को अपना मामला तैयार करने के लिए आवश्यक हो। तो यहां पर बोला है पीसी मोघा ने कि वादी इस प्रकार के कथन, इस प्रकार की बातें उसमें लिखेगा जिनको पढ़कर प्रतिवादी उनका उत्तर देने के लिए सक्षम हो या वो उनका आंसर दे, वो समझ जाए। ठीक है, किस कारण से उसके ऊपर केस पड़ा है। आगे चलते हैं और देखते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 के अनुसार अभिवचन से तात्पर्य, नंबर 1 वादपत्र, नंबर 2 लिखित कथन। इसमें सबसे ज्यादा दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। सबसे पहले तो वादी क्या लेके जाएगा, वादपत्र लेके जाता है। दूसरा क्या है महत्वपूर्ण, जो वादपत्र है वो लिखित कथन होने चाहिए। ठीक है, और कथन कैसे होने चाहिए, जो प्रतिवादी और न्यायालय दोनों के समझ में आए। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात क्या होती है, उसमें कोई मिथ्या चीज ना हो और वो विधि के आधार पर कोई उल्लंघन करी हुई घटना होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिवचन के अंतर्गत मुख्य रूप से अग्रलिखित दो वस्तु शामिल हैं। नंबर 1 वादपत्र, नंबर 2 प्रतिवाद पत्र। अभिवचन में देखो, जब वादी बात डालेगा तो वादपत्र लेके आएगा, अभिवचन करेगा वहां पे प्रतिवाद पत्र यानी प्रतिवादी लेके आएगा। वो अपने, या तो पहले तो वादी ने जो वाद पत्र में जो अभिवचन किए हैं उसका तोड़ करेगा, फिर अपनी तरफ से भी जो कुछ लिखना चाहेगा वो वहां पर लिखेगा। आगे चलते हैं। अभिवचनों के मूलभूत नियम दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 के अनुसार, नंबर 1 केवल तथ्यों का वर्णन हो न कि विधि का। जब कभी वादी अपने वाद को वाद पत्र के द्वारा लिखेगा तो सिर्फ वहां पर घटना का वर्णन होना चाहिए, तथ्यों का वर्णन होना चाहिए, ना कि विधि का। अभिवचन में केवल तथ्यों का वर्णन लिखना चाहिए, कानून का नहीं। कानून को अभिवचनों का पता लगाना व किस पर निर्णय होगा, ये न्यायालय का कर्तव्य है। आप न्यायालय को ये नहीं बताओगे कि ये किसके अंतर्गत आता है। ये न्यायालय का काम है उसका पता लगाना, उस पर किस प्रकार से निर्णय देना है। हमें अपने विवेक का, अपने ज्ञान का वहां पर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। हम सिर्फ घटना को लिखेंगे, अपने दिमाग को वहां पर फालतू का नहीं चलाएंगे। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे। एग्जाम्पल है, हिंदू विधि के अनुसार पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने पिता का कर्ज चुकाए। अभिकथन में इस प्रकार का कथन करना जरूरी है, केवल पिता पुत्र का संबंध देना पर्याप्त है।
सिर्फ वहां पर जब आप अभिकथन करो सिर्फ इतना लिख दो कि ये पिता और पुत्र हैं। आप सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक बातें नहीं करोगे कि धर्म ये कहता है, राजनीति ये कहती है, समाज ये कहता है कि पिता के कर्ज को पुत्र चुकाएगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके चुकाएगा, कमा के चुकाएगा या कैसे चुकाएगा कर्ज लेके। ये दुनिया भर की बातें नहीं करनी है। सिर्फ हमें क्या बताना है वहां पे कि ये इनका पिता पुत्र का संबंध था और पिता के कर्ज को पुत्र चुकाएगा, बस इतना। दुनिया की फालतू बातें वहां पर नहीं लिखनी है। कहने का मतलब है सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, सारवान तथ्यों का वर्णन किया जाना चाहिए। सारवान यानी सत्य तथ्यों का, मतलब झूठी बातों का नहीं। अभिवचन करने वाले पक्ष को उन सभी सारवान तथ्यों का कथन करना चाहिए जिन पर भरोसा करने का उनका उद्देश्य है। मतलब सत्य कथन यानी सत्यता पर आधारित होना चाहिए। उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या, मिथ्या होता है झूठ, मिथ्या वर्णन, असावधानी, प्रथा, कानून से विमुक्त सारवान तथ्य हैं। ये यहां तक कि असंगत या वैकल्पिक कथन का अभिवचन भी वैध है। यहां पर सब चीज बताई गई है कि आप इस प्रकार के अगर अभिकथन वहां पर करते हो तो ये गैर कानूनी है और ये क्या है, एक सारवान तथ्य की कसौटी में नहीं आते हैं। आपको सिर्फ वह घटना वहां पर लिखनी है जो आपके संग घटित हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर का हमारा पॉइंट है, तथ्यों का वर्णन हो, साक्ष्य का नहीं। जैसे अगर आपके पास कोई सबूत भी है तो सिर्फ वहां पर आप घटना को लिखो कि तुम्हारे संग घटना क्या हुई है। आप सबूत क्या पेश करना चाहते हो ये बाद की बात है। आप ये मत सोचो कि पहले हम सबूत पेश कर दें और सबूत का वर्णन यहाँ पर दे दें, तो बाद जो प्रतिवादी होगा वो क्या होगा, सचेत हो जाएगा और उसे मिटाने या उसे धमकाने का, अगर कोई व्यक्ति है गवाही के तौर पर, तथ्य के तौर पर, सबूत के तौर पर, उसे धमकाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या कहा गया है, आप सिर्फ घटना का वर्णन करो, तथ्यों का वर्णन करो, साक्ष्य का नहीं कि हमारे पास क्या क्या सबूत है, वो बाद की बात है। ठीक है, आपका वकील जरिए आपके वहां पर पेश कराएगा। तथ्यों का वर्णन हो, साक्ष्य का नहीं। जिस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करना है उसका उल्लेख अभिवचन में नहीं किया जाना चाहिए। जिसके द्वारा हमें साबित करना है, जो हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, उसको हमें छुपा के रखना है, उसका वर्णन वहां पर नहीं देना है। आगे चलते हैं। रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस, ये आप देख रहे हो, हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर किसी को ये लिंक नहीं मिलता है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके हमसे इसका लिंक मांग सकते हो, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ज़्यादा बात ना करते हैं। तथ्यों का साक्ष्य जिनके द्वारा उसको सिद्ध किया जाना है, जैसा कि अभी मैंने जो दूसरे नंबर की हेडिंग कराई थी उसका एक एग्जाम्पल यहां पर हमने पुट किया है, साक्ष्य का वर्णन। आगे, जीवन बीमा पॉलिसी के उपबंधों में एक उपबंध यह भी था कि यदि पॉलिसी धारक, मतलब जिसने पॉलिसी ली है, अपने आप से मरता है तो वह जीवन बीमा पॉलिसी शून्य होगी। जब कोई बीमा कराते हैं तो बीमा में यह कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी से मरते हो तो आपकी जो बीमा पॉलिसी के जो नियम है वो भंग हो जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे ही घटना एक व्यक्ति ने करी, जिसने बीमा पॉलिसी ली थी उसने सुसाइड कर ली। इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। पॉलिसी में लाए गए बाद में बीमा कंपनी ने इस आधार पर बचाव दिया कि पॉलिसी धारक कई हफ्ते तक एक दंडनीय दशा में या दयनीय दशा में, जो आप समझो, रह रहा था। यह कि अपने मरने से एक दिन पहले वह एक पिस्तौल खरीद कर लाया था और एक पत्र उसकी पत्नी को मिला था, उसका इरादा आत्महत्या का है। यह निर्धारित किया गया कि यह सब केवल साक्ष्य
गत तथ्य हैं। और अभिवचन में अभिकथन नहीं किए जाने चाहिए। और यह अभिकथन काफी था कि बीमा धारक अपने आप मर गया। विरोधी पक्षकार की पहले की गई स्वीकृति भी साक्ष्यगत तथ्य ही है और उनको अभिवचन में नहीं लेना चाहिए। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक ए पक्ष था, एक बी पक्ष था। ए पक्ष कौन था? बीमा वाला, ठीक है। दूसरा पक्ष था जिसके नाम पर बीमा हुआ। क्या हुआ? बीमा, ठीक है। जब बीमा कंपनी थी, इसने क्या बोला कि हम आपको कुछ रूल्स बता रहे हैं, अगर आपने इस रूल्स का उल्लंघन किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम सिर्फ एक ही एग्जांपल लेंगे जो हमारे एग्जांपल में है कि अगर आप आत्महत्या करते हो तो आपको कंपनी कुछ भी नहीं देगी, ठीक है। अब होता क्या है, जिस व्यक्ति बी ने जो बीमा लिया था, जिसके नाम पर बीमा हुआ था, इसने क्या करी? आत्महत्या। ये आत्महत्या कर लेता है। अब इसकी जो पत्नी थी बी की, भाई ये अपने पति के बीमा को मांगने के लिए गई। तो बीमा के अधिकारियों ने बोला कि सर हमारी पॉलिसी में ये था, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी आत्महत्या करता है या स्वयं मरता है तो हमारी बीमा कंपनी उसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं देगी और उसका जो बीमा है वो भी डूब जाएगा, ठीक है। और बीमा कंपनी ने अभी वचन लिखा और उसमें वो सारी घटना लिखी कि जो ये व्यक्ति था ये एक पिस्तौल खरीद के लाया और ये दयनीय दशा में रह रहा था, ठीक है। तीसरा, इसकी जो मंशा थी वो लालचपन की थी, वो लालची था कि मैं मर जाऊंगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा। तो इस प्रकार के इसने सारी घटनाएं किसने? बीमा कंपनी के अधिकारी ने अपने अभिवचन में लिखी। तो न्यायालय ने सिर्फ ये कहा कि आपकी सिर्फ एक ही लाइन महत्वपूर्ण है, आपको सिर्फ इतना कहना है कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या की है, आत्महत्या की है। यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। आप दुनिया भर की बातें यहां पर कहोगे वो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, अभिवचन धाराओं में बांटा जाना चाहिए। अभिवचन को पैराग्राफों में विभाजित करके क्रमानुसार लिखना चाहिए। तिथि, धनराशि तथा आंकड़ों को संख्याओं में व्यक्त करना चाहिए। अभिवचन चाहे संक्षिप्त हो लेकिन अस्पष्ट न हो तथा भाषा का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए। अब से पहले भी वीडियो में मैंने बताया था और अब के फिर बताता हूं आपको कि जब हम अपना अभिवचन लिखेंगे तो हमें कैसे लिखना है। जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, क्या लिखना है हमें? यह कि, उसका नाम, पता, स्थान, जो भी आप लिखना चाहो। दूसरा, यह कि घटना, ठीक है, यह कि घटना का स्थान, यह कि क्या घटना घटी है। देखो, नाम पता, जिसने घटना को अंजाम दिया है, घटना कब घटी है, ठीक है, स्थान कौन सा है, ठीक है। उसके बाद वहां पर दिशाओं का भी वर्णन हो सकता है या कोई अन्य गवाह हो उसका भी वर्णन हो सकता है। मतलब आप जितने भी पॉइंट वहां पर लिखोगे, यह कि इस प्रकार से, वहां पर दिनांक का भी आप इस प्रकार से वर्णन करोगे, या यह कि उसके साथ अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं तो उनका वर्णन। इस प्रकार से आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, ठीक है। ये नहीं है कि एक मतलब पत्र लिखा आपने इस प्रकार से, यहां से धुआंधाड़ वहां पर घटनाएं लिख दी एक ही पॉइंट में। नहीं, आपके मन में जितने पॉइंट हैं या अभिवचन में जितने पॉइंट लिखवा रहे हो वो सभी क्या है? पॉइंट बाय पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। हमारा फिफ्थ नंबर का पॉइंट है,
व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 के अनुसार अभिवचन पर हस्ताक्षर करने चाहिए। अभिवचन पर पक्षकार व अधिवक्ता दोनों के हस्ताक्षर हों। देखो, जब हम कोई अभिवचन करेंगे तो वहां पर वकील, अधिवक्ता यानी वकील, वादी दोनों के ही क्या हो, हस्ताक्षर हो। यदि पक्षकार हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो हस्ताक्षर रूप में अंगूठा निशानी हो सकती है। जितने पक्षकार होंगे सभी के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। बिना हस्ताक्षर पक्षकार को वादी नहीं माना जाएगा। हस्ताक्षर इसलिए ताकि पक्षकार पलट ना जाए कि बाद मेरी बिना मर्जी के हो रहा है। तो यहां पर क्या है, एक महत्वपूर्ण बात बोली गई है कि जब भी इसे देखते हैं वादी या अन्य, ठीक है, वादी या अन्य या प्रतिवादी या अन्य, ये अगर अभिवचन करते हैं, ठीक है, तो अधिवक्ता क्या करेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा। हस्ताक्षर के तौर पर वो अपनी मोहर लगाएगा, मोहर के नीचे अपने पुनः हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। हस्ताक्षर के तौर पर सबसे पहले क्या करेगा, मोहर लगाएगा, मोहर लगाने के बाद फिर अपने हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं वादी। वादी के साथ अन्य लोग भी हो सकते हैं, उसी प्रकार से प्रतिवादी के साथ अन्य लोग हो सकते हैं। तो सभी ये क्या करेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है और वो अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता है तो इस प्रकार का एक गोला बनाया जाएगा और गोले में उस व्यक्ति का अंगूठे की निशानी लगाई जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से वहां पर अंगूठा निशानी लगाकर यहां पर लिखा जाएगा निशानी अंगूठा। किसका है, जो भी व्यक्ति हो उसका नाम लिख दिया जाएगा ऐसे, जैसे एक्स वाई जेड, कोई भी व्यक्ति का नाम है यहां पर लिख दिया जाएगा। ये किस लिए लिखवाया जाता है कि आने वाले समय में कोई व्यक्ति ये ना कह दे कि ये जो बाद जो डाला गया है, अभिवचन जो किया गया है, ये मेरी मर्जी के बिना डाला गया है। तो सबूत के तौर पर क्या होता है, निशानी होती है। अगर पढ़ा लिखा है तो हस्ताक्षर, अनपढ़ है तो अंगूठा निशानी। और जो एक्स वाई जेड जो उसका नाम है, ये वकील अपनी तरफ से गिरेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा 6 नंबर का जो पॉइंट है उसे देखते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 15 के अनुसार अभिवचन का सत्यापन होना चाहिए। सत्यापन यानी कि उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। अभिवचन पक्षकारों में से कोई भी या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो न्यायालय के समाधान के मामलों में तथ्यों से अवगत हो, सत्यापित होना चाहिए। सत्यापन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह अपने निजी ज्ञान से प्राप्त सूचना पर सत्यापित करता है और सत्य होने का विश्वास करता है। जब अभिवचन लिख दिया जाएगा, ठीक है, अभिवचन लिख दिया और यहां पर जो है अपने सिग्नेचर भी हो गए हैं, किसके, अधिवक्ता के भी सिग्नेचर हो गए और तुम्हारे कोई भी पक्ष हो, वादी हो या प्रतिवादी हो, उसके भी हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद एक चीज और वहां पर लिखी जाती है, इन सब के बाद वो होता है आपका सत्यापन, ठीक है। क्या होता है, सत्यापन। सत्यापन में व्यक्ति क्या लिखता है, मैं जो अभिवचन कर रहा हूं, मैं जो अभिवचन कर रहा हूं यह मेरी लड़की है तो मेरी, लड़का है तो मेरे, मेरी या मेरे संज्ञान में है, ठीक है। संज्ञान यानी मुझे मालूम है कि जो मैं कर रहा हूं, और जो अभिवचन है यह सत्य घटना पर है, घटना
पर है। इसमें कोई भी झूठ या मिथ्या नहीं है। ठीक है। और फिर वो अपने यहां पर हस्ताक्षर करेगा। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो अपने अंगूठा लगाएगा, जैसा कि मैंने बताया है, और बाद में XYZ कर दिया जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से वो सत्यापन करेगा और ये मेरे पूरे संज्ञान में है, इस प्रकार से वो लिख देगा। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर कहीं कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। अगर यहाँ पर कोई त्रुटि होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट टाइम उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।